लास्ट क्लास हमने एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखा था। एलिमेंट्री के लिए क्या क्या बात किया था हमने कि एलिमेंट्री के लिए जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, याद है? बोलिए। नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात कॉम्प्लेक्स के लिए बोला था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप होगा। रिएक्शन के दौरान क्या बन सकता है? इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल रेट है ना, उसके जो स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप है उसके रेट के बराबर होगा। द रेट ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। मैकेनिज्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो स्टेप्स होते हैं वो एलिमेंट्री होते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के जितने भी स्टेप्स होंगे उसके अलग अलग रेट होंगे। सेम भी हो सकता है, लेकिन उन सब में जो सबसे मिनिमम स्लो रेट पे चलेगा वही डिसाइड करेगा ओवरऑल रेट क्या है केमिकल रिएक्शन का। गुड टू गो? बोलिए। एट द सेम टाइम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, शायद वो रितेश बता पाएगा, बताओ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को लेके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, वेरी गुड। देखो याद है इसको, डिफरेंशियल रेट लॉ। आज 2 घंटे सुबह पढ़ा? कितने पढ़ा? एक ही घंटे पढ़ा। बैठ जा, है ना। आज 4-5 लोगों ने सुबह सुबह मैसेज किया मेरे को कि हम उठ गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किसी ने ये मैसेज में नहीं लिखा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैसेज तो किया, लेकिन सबने लिखा मेरे को भाई पढ़ रहे हैं। बोले ठीक है, चलो कुछ तो पढ़ो, है ना। क्या मैसेज करके कोई सो भी गया था? ऐसा कोई? सच बोलना, मैसेज किया सो गया, सच बोलो। हाँ, पहले रात में सोने से पहले मैसेज भी शेड्यूल कर दिया, 5 बजे मैसेज। कौन उतना टेंशन लेगा? सुबह उठ के क्यों मैसेज करना है? हाँ जी, रितेश तुम्हें तो बोला 2 घंटे पढ़ो फिर। हाँ, 1 घंटे इंस्टाग्राम? कर ले कर ले। तुझे तो बोला था मैंने, फिर नींद नहीं खुली। तुम्हारा फ्रेंड ने मैसेज किया मेरे को, संकेत मैसेज किया मेरे को सुबह सुबह कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप 6 बजे देख रहे हो? 6 बजे देखा ना मैंने। फिर आप भी 4 बजे जगो। मैं भी 4 बजे जगू। और कुछ मैं भी पढ़ लूं सुबह उठ के? हाँ, कोविड वाले समय में ही किया था, पता है। कोविड वाले समय में पढ़ाने के लिए जैसे 2 बच्चों को ऑनलाइन ज्वाइन करा दिया 6 बजे 5 बजे, कि ठीक है तुम 2 पेज एनसीईआरटी पढ़ो, फिर तुम क्वेश्चन पूछो, फिर ऐसे करके कोविड वाले समय में ही हुआ था। कुछ लोग उसका अलग फायदा भी उठाए, बातें ही कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, है ना। खैर, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर वो जो रितेश ने पॉइंट बोला अगर वो याद है तो अभी आज का टॉपिक थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या पॉइंट था कि एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो अब हेडिंग दो, हाउ टू फाइंड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ और ऑर्डर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाउ टू फाइंड differential rate law, how to find differential rate law or order for complex reaction. How to find differential rate law or order for complex reaction when mechanism of reaction is given. When mechanism of reaction is given, है ना। देखो ये क्वेश्चन नीट में है, उसी के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 41 है, आपके मॉड्यूल का ही है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन दिया है A2B2 गिव्स 2AB, ये ओवरऑल है। ओवरऑल मैं बताऊं, अच्छी बात ये है कि आपको ओवरऑल रिएक्शन के साथ साथ उसके स्टेप्स भी दिए होंगे। आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आप कोई रिएक्शन देख के मैकेनिज्म लिख दो। मेरी बात समझ रहे हो? ऑर्गेनिक में रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म भी बताया जाता है, फिर भी तुम्हें याद नहीं होता। यहाँ कोई रिएक्शन दे के बोले कि मैकेनिज्म बताओ, पॉसिबल ही नहीं है ना? तो मैं बताऊं, रिएक्शन भी दिया होगा, मैकेनिज्म भी गिवन होगा, और फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड रेट लॉ। तो देखो मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है उसमें दिया हुआ A2 रिवर्सिबल A+A, और इसके बगल में लिखा है फास्ट है। दूसरा रिएक्शन लिखा है A+B2, एक ही साइन है, AB+B, और ये लिखा है स्लो है ना? थर्ड A+B गिव्स AB, और ये भी लिखा है फास्ट है। ठीक है, अब तुमसे पूछा है फाइंड ओवरऑल ऑर्डर। क्वेश्चन यही, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, कुछ लोग लास्ट ईयर इसको सीखे अच्छे से, वो भी देख सकते हैं, बाकी लोग तो देखें अच्छे से कैसे हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका कि ओवरऑल रिएक्शन को देखकर रेट लिख दो। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो ओवरऑल को देख के हम ऐसे लिख देंगे। कोई डाउट? ओवरऑल को देखकर, कॉम्प्लेक्स है तो जो कोफिशिएंट है वही पावर होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ओवरऑल को देख के क्या लिख दिया हमने? क्या लिख दिया? ऑर्डर। अब बताओ, फास्ट है स्लो है, इसको देख के रेट क्या लिख सकते हैं? K1 मान लेते हैं, AN। अच्छी बात है, एलिमेंट्री है ना, तो जो कोफिशिएंट है वही पावर में जाएगा। तो आपको दो स्टेप, पहला स्टेप क्या है? देखो स्टेप्स में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन पहला स्टेप क्या है रिकॉल करो। ओवरऑल को देख के ऑर्डर लिख देना, डिफरेंशियल रेट लॉ लिख देना एक्स और वाई के टर्म्स में। दूसरा स्टेप है आरडीएस को देख के रेट लिख देना है, और आरडीएस को देख के जब रेट लिखोगे तो कोफिशिएंट पता होगा। नाउ थर्ड स्टेप है इन दोनों को कंपेयर करना। अब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे A2 है लेकिन यहाँ A है, तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, B2 यहाँ B2 है, वहां तो कंपेयर हो रहा है, लेकिन A2 को A से कंपेयर नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपैरिजन करके सब कंपेयर हो गया, मतलब यहाँ जो है वही यहाँ भी है, तब तो आगे जाने का जरूरत नहीं, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से ऊपर अगर A2 B2 और यहाँ भी आरडीएस में A2 B2 है तो आगे जाने का जरूरत ही नहीं है। अभी जैसे रितेश ने बोला ना कि ओवरऑल एक्सप्रेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, तुम जरा देखो ओवरऑल रिएक्शन में कहीं ए दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो जो इसका एक्सप्रेशन आएगा रेट लॉ, उसमें ए नहीं हो सकता, उसमें बी भी नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि रिएक्शन के दौरान ए और बी बना है और फिर वो कंज्यूम हो गया। रेट एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स, मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स। यहां तक समझ गए सब लोग? बोलो, कोई दिक्कत? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो आरडीएस को देख के लिखा फ्रॉम, यही तो आरडीएस है ना, फ्रॉम आरडीएस वी कैन सी द एक्सप्रेशन ऑफ आरडीएस कंटेन्स इंटरमीडिएट, rate expression of RDS contains intermediate. So you have to replace this intermediate in terms of A2 and B2 or whatever appears in the overall reaction. Overall reaction में जो भी दिख रहा है उसी के टर्म्स में इसको रिप्लेस करना है। And to replace intermediate in terms of RDS, you have to take the help of other steps. Other steps से वो बदलेगा। फर्स्ट इस वाले स्टेप से हम के क्या लिख देंगे? के इक्विलिब्रियम क्या लिख देंगे? क्योंकि रिवर्सिबल है तो के इक्विलिब्रियम लिख देंगे ए इंटू ए बाई A2। बोलो, ए इंटू ए बाई A2। यहां से
A इंटू ए मतलब A का स्क्वायर, राइट? किसके बराबर हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम A2 हो जाएगा। तो A किसके बराबर मिलेगा हमें? अंडर रूट K इक्विलिब्रियम A2 मिलेगा। सो नाउ थर्ड स्टेप यही है बच्चे, रिप्लेस द इंटरमीडिएट यूजिंग अदर स्टेप्स ऑफ द मैकेनिज्म। रिप्लेस द इंटरमीडिएट फ्रॉम आरडीएस। फ्रॉम आरडीएस, आरडीएस में जो इंटरमीडिएट है उसको रिप्लेस करना है ना, यूजिंग अदर स्टेप्स, यूजिंग अदर स्टेप्स। लेकिन रिप्लेस भी ऐसा नहीं कि रिप्लेस तुम एक इंटरमीडिएट को दूसरे इंटरमीडिएट से रिप्लेस कर दिए, फिर तो और फंस गए। हमें उस इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है अदर स्टेप से, बट किससे रिप्लेस करना है? जो ओवरऑल रिएक्शन में दिखता है। किससे रिप्लेस करना है? जो ओवरऑल रिएक्शन में दिखता है। आया समझ में? तो बस अब देखो यहां से अगर मैं इस ए को यहां पुट कर दूं, थर्ड स्टेप समझ में आया, रिप्लेस द इंटरमीडिएट यूजिंग अदर स्टेप्स ऑफ द मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ, या इन टर्म्स ऑफ क्या, वॉट एवर अपेयर्स इन द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से रिप्लेस कर सकते हैं इंटरमीडिएट को। इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट से रिप्लेस मत करना, तो आंसर नहीं आएगा फिर। अब फोर्थ स्टेप है, जो तुमने अदर स्टेप से इंटरमीडिएट का वैल्यू निकाला उसको यहां पुट कर दो। क्या मिल जाएगा? रेट इक्वल टू के, ए के जगह पे क्या लिख दें? के इक्विलिब्रियम A2, बाहर क्या है? सिर्फ मैंने इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। के इंटू अंडर रूट के इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ A2 का पावर कितना? 1/2। B2 का पावर कितना? 1। अब देखो शायद कंपेयर हो जाएगा। इसको और फर्स्ट इसको कंपेयर करके देखो क्या मिल जाएगा कंपैरिजन से। के भी कंपेयर हो जाएगा। के इक्वल टू, यहाँ K1 है ना, K1 अंडर रूट के इक्विवेलेंट के इक्विलिब्रियम। पता है x का वैल्यू हाफ आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। सो दिस इज 1.5 ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 1.5। अभी तक देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हाउ टू फाइंड रेट लॉ। अगर मैं बताऊं कल से आज तक मैं जितना भी डिस्कस, हाउ टू फाइंड रेट लॉ, दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ या फिर ऑर्डर, तो उसमें सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वर्ड प्रॉब्लम। नहीं, कुछ लिखा हुआ था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे, रेट नहीं बढ़ रहा है, जीरो ऑर्डर बोलो। दूसरा हमने सॉल्व किया, ग्राफ से भी हमने देखा। तीसरा हमने टेबुलर फॉर्म में डेटा था, टेबुलर फॉर्म। चौथा एलिमेंट्री अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो। पांचवा एलिमेंट्री रिएक्शन दिया तो भी बता पाएंगे। अरे ऐसा नो, टेबुलर फॉर्म ये सब समझ। अच्छा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के से भी बता पाएंगे। अभी एक 6 पढ़ा हमने, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड मैकेनिज्म इज गिवन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म अगर ये दोनों गिवन है तो भी हम आज के बाद पावर आ गया। मैंने बोला ना, ऑर्डर पता करने के लिए हमारे पास इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हैं। क्लियर है? जिसमें से धीरे धीरे बकेट लिस्ट बढ़ रहा है कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर। क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर हम दें तो तुम वर्ड प्रॉब्लम ढूंढोगे या डायरेक्ट यहां आ जाओगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मैकेनिज्म, उसके स्टेप्स लगाएंगे। ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस करोगे। कल टेबुलर फॉर्म का सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था और मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था, है ना। हालांकि 36 तक करते और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करते जहां तक अभी पढ़ाया है तो आपको 5 क्वेश्चन और मिल जाते, है ना। देखो ऑप्शन नहीं है बच्चे, डेली बेसिस पे होमवर्क कंप्लीट करो। क्लियर है? करंट टॉपिक में बैकलॉग रखोगे। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बोला कि डीएनए ब्लॉक करना है, थोड़ा शुरू करना है इनऑर्गेनिक भी, ठीक है। मेजर पोर्शन अभी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ना है, कैसे होगा फिर? ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है 42, ओवरऑल रिएक्शन ट्वाइस ऑफ O3 ओजोन, थ्राइस ऑफ O2, ये ओवरऑल है। स्टेप्स क्या है? O3 गिव्स
O2 प्लस O ये फास्ट है एंड O प्लस O3 गिव्स 2 ऑफ O2 ये स्लो है। बस आपको ओवरऑल 3 स्टेप, पहला स्टेप क्या था बच्चे, ओवरऑल को देख के रेट लिखना। क्या लिख दें के कुछ नहीं मेंशन है तो हम सिर्फ O3 ले लेंगे, कोई दिक्कत है? O3 टू द पावर x। RDS को देख के रेट लिखें तो रेट किसके बराबर होगा, K1। RDS का रेट कांस्टेंट अलग मान लेते हैं, K1 बोलिए, आ रहा है समझ में? फिर ON क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, इन दोनों को कंपेयर, यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट है, यहाँ नहीं है। इंटरमीडिएट को रिप्लेस करने के लिए क्या करें, फर्स्ट स्टेप में के इक्विलिब्रियम क्या लिख दें, के इक्विलिब्रियम क्या लिख दें बच्चे, O2O एंड O3। हमें क्या चाहिए, O चाहिए, तो यहां से O इक्वल टू क्या लिख दोगे, के इक्विलिब्रियम O3 बाई O2। देखो तो, नाउ पुट दिस O इनटू फोर्थ स्टेप, R इज इक्वल टू K1 इनटू O की जगह पे क्या, के इक्विलिब्रियम O3 O2 इंटू O3, इधर O3 पहले से। अब इसको सॉल्व करके K1 के इक्विलिब्रियम O3 का स्क्वायर O2 माइनस 1। देखो अभी भी कंपेयर तो नहीं होगा, लेकिन अभी गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ क्या नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन में O2 O3 है और फाइनल भी O2 O3 के फॉर्म में आया। मैंने याद करो आपको जब इंडेक्स कंसेप्ट दिया था तो मैंने बोला था रेट एक्सप्रेशन डिफरेंशियल रेट लॉ मे बी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ऑल ऑफ देम। तो एक्चुअल में शुरू से मुझे ये लिखना था, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला 99.99 केसेस में क्या मानना है, ये सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, समझे? सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3 क्या है, 2 है, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 क्या है, -1। ठीक है, ये सही आंसर है। इन दोनों को कंपेयर करो। मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं मेंशन है तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट का पावर x। लेकिन इंडेक्स कंसेप्ट क्या बोला था, समझ में आ रहा है? नाउ इस पे मैं 43 घर पे करो, 43 अभी नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो जल्दी से, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आप अगर देखोगे एक बार बच्चे, पेज नंबर 84 निकालो, सबके पास मॉड्यूल होना चाहिए, प्लीज निकालिए। आप एक बार देखोगे मॉलिक्यूलैरिटी को लेके 84 में यहाँ पे बात लिखी है इतना, फिर इधर भी लिखा है बहुत सारे बातें, फिर यहाँ भी लिखा है बहुत कुछ, दिख रहा है आपको, इधर इधर, और एक टेबल भी यहाँ पे है, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर में अंतर। ऑर्डर तो मैंने कल लिखा दिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन फिर से होमवर्क ये है, मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ये पूरा लिख देना है नोट्स में, अपने लैंग्वेज में लिखो, नहीं इसको समराइज करके भी लिखना है लिख दो, लेकिन लिखना पूरा है। ओके, नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी एक्चुअली, हेडिंग क्या देंगे, मॉलिक्यूलैरिटी। पहले तो समझो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी नहीं है, इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलैरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। लिखो, पहले पॉइंट लिखो, molecularity is a theoretical concept which helps in understanding the mechanism of complex reaction. Molecularity is a theoretical concept which helps in understanding its mechanism. Yeah, understanding of mechanism of reaction. It is a theoretical concept. Now
दूसरा पॉइंट लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, आप यहाँ मॉड्यूल से भी देख के लिख सकते हो, वही लिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, आ जाना चाहिए लाइट। लिखिए, देखो क्या था स्टेप्स में, पहले स्टेप्स क्या था, पहला पॉइंट्स में पहले तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया मैंने। दूसरा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या है रिएक्टिंग स्पीसीज में, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। पूरा पढ़ा है, लिखा भी होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं फिर एक्सप्लेन भी करता हूं। देखो, किसी भी रिएक्शन में एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करे और कोलाइड करके प्रोडक्ट तक भी जाए, सिर्फ कोलाइड करके रिबाउंस बैक हो गया, वो वाली बातें नहीं है ना। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्युलरिटी। एटम, आयन, मॉलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड टुगेदर, है ना, साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, मतलब कोलाइड करके रिबाउंस बैक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट समझ में आया सबको? मतलब मॉलिक्युलरिटी में एटम्स को भी काउंट करते हैं जो कोलाइड कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, आयंस जो कोलाइड कर रहा है प्रोडक्ट बना रहा है, या कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, तो थर्ड पॉइंट लिख लो, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फटाफट लिखिए, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, for complex reaction molecularity has no meaning. 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 इसमें आगे लिखिए, for complex reaction each step of the mechanism will have their own molecularities. For complex reaction each step of the mechanism, for complex reaction each step of the mechanism will have their own molecularity, will have their own molecularity. Next point, molecularity can never be zero or fractional. Molecularity can never be zero or fractional or negative. It is always positive integer. Molecularity can never be zero, negative और fractional. देखो ये नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसा नहीं बोलते हाफ मॉलिक्यूल कोलाइड किया है। अगर मान लो कार के बीच में कोलिजन है तो हम ये नहीं बोल सकते 1.5 कार कोलाइड किया है, हमें बोलना पड़ेगा 2 कार कोलाइड किया है। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, कोलिजन हुआ है तो जीरो भी नहीं बोल सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल रहे थे, मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 ऐसे। आगे लिखिए, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 is very rare. Molecularity greater than 3 is very rare. देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, 3 से ज्यादा मतलब एट ए टाइम 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करे और वो इफेक्टिव कोलिजन भी हो, मतलब प्रोडक्ट भी बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर, है ना। ब्रैकेट में लिख सकते हो,
probability of more than 3 molecule colliding simultaneously to form product. Probability of more than 3 molecules colliding simultaneously to form products. Are very rare. To form products are very rare या very low, ऐसे बोल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी लो लिखो, रेयर मत लिखो. समझ में आ रहा है? नाउ इसमें अगर मान लो किसी ने कोई रिएक्शन दे के मॉलिक्युलरिटी पूछा है, सपोज मैं बोल रहा हूं 2A gives B और बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी बताओ. 2A gives B, साइलेंस बोला जा रहा है 2A gives B और मॉलिक्युलरिटी पूछ रहा है. ये दोनों ऑफ करो थोड़ी देर के लिए, पीछे का लाइट. ओके, अगर मान लो कोई रिएक्शन दे के मॉलिक्युलरिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि जिसने क्वेश्चन सेट किया उसको पता है एलिमेंट्री है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्युलरिटी पूछा ही नहीं जा सकता. तो डेफिनेटली तुम मॉलिक्युलरिटी 2 बोलो, उतना दिमाग मत लगाओ कि क्वेश्चन में सर मेंशन ही नहीं है एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है. अगर कोई रिएक्शन देके पूछ दिया मॉलिक्युलरिटी, तो तुम ये क्रॉस क्वेश्चन मत करो कि सर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है एलिमेंट्री है. पूछा है मतलब एलिमेंट्री है. मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है सब लोग? क्लियर है? A gives B और मॉलिक्युलरिटी 0 दिया हुआ है. पॉसिबल है क्या? नहीं ना. किसी भी रिएक्शन का क्या मॉलिक्युलरिटी 0 हो सकता है? A gives B है, मॉलिक्युलरिटी 0 दिया हुआ है. ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. और अगर किसी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी पूछ दिया, इस केस में मॉलिक्युलरिटी पूछा नहीं था, A gives B मॉलिक्युलरिटी गिवन था, लेकिन यहां पे पूछा था व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी. ये क्वेश्चन देके पूछा था व्हाट इज, ये क्वेश्चन अलग है, समझ रहे हो? व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी. तब हम आंसर क्या कर देंगे, जो कोफिशिएंट है. मतलब एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इन ऑर्डर आर सेम. लिख लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर सेम. फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर. और दूसरा ऑप्शन है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हाँ, तब तो बोल सकते हैं, तब तो बोलना ही पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस अंटिल इट इज नॉट मेंशन्ड इट इज कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री. लेकिन इन जनरल एनसीईआरटी में ऐसे सवाल दिए हुए हैं कि O2F2 की मॉलिक्युलरिटी बताओ, जैसे मॉड्यूल में भी. तो अगर मॉलिक्युलरिटी सिर्फ पूछ रहा है तो आपको यूनिमॉलिक्युलर बोलना पड़ेगा. ये रिएक्शन कैसा, मॉलिक्युलरिटी क्या है? 1. सिर्फ पूछ रहा है मॉलिक्युलरिटी. अमोनियम नाइट्राइट N2 एंड वाटर में ब्रेक हो रहा है. बातें नहीं प्लीज. तो इस केस में मॉलिक्युलरिटी 1. दीज आर यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस. 2HI gives H2 plus I2. इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है. कुछ नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट आप मॉलिक्युलरिटी क्या बोल दो, जो कोफिशिएंट है उसका समेशन. ट्वाइस ऑफ NO plus O2 gives twice of NO2. मॉलिक्युलरिटी 3. ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है बच्चे, बाहर से नहीं लिया है. अगर ये रिएक्शन दे के पूछा है मॉलिक्युलरिटी, मतलब ये क्या है, एलिमेंट्री. क्लियर है? अब देखो एक रिएक्शन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है. होता क्या है ना, तुम लोग बात करने लगते हो फिर दिक्कत हो जाती है, मैं समझा नहीं पाता हूँ सही से. ये सब लाइट वाइट ये सब खेलना बंद कर, फोकस करने दे लेक्चर पे, है ना. बीच में हंसी मजाक अपने मन से लिबर्टी लेके कुछ भी मत बोला कर. मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यानी तो फिर क्या होगा, पेरेंट्स को बुला के बात कर लेंगे कि क्लास में ऐसे ऐसे बातें होती है.
आपके शायद ऐसे बातें करते होंगे बैठ के, तभी सीख रहे हैं। स्मार्टनेस एग्जाम में दिखाओ ना। देखो एक रिएक्शन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है ना, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, KCl and 3Fe2SO4 whole 3 प्लस वाटर। अगर इसको देके मॉलिक्युलरिटी पूछ ले और कुछ मेंशन नहीं है तो क्या हम 11 बोलेंगे, 10 बोलेंगे? हमें ये भी तो फैक्ट पता है कि मोलैरिटी 3 से ज्यादा। अगर इसको दे के मोलैरिटी पूछ दिया तो क्या 10 बोलना पड़ेगा? नहीं बोल सकते। मोलिकुलरिटी यहाँ पे लग तो रहा है 10 है, लेकिन ये भी पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो देखो कोई सिंपल रिएक्शन अगर दे और मोलिकुलरिटी 1 2 3 आए तो ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता। ये दे के पूछ दिया और मोलिकुलरिटी 1 2 3 आ गया तो मानेंगे एलिमेंट्री है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है लेकिन मोलिकुलरिटी पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट कोफिशिएंट का समेशन बोल देंगे। लेकिन ऐसे रिएक्शंस देके वहां भी मेंशन नहीं है कॉम्प्लेक्स है एलिमेंट्री है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी देख रहे हैं कोफिशिएंट का समेशन लेके 10 आ रहा है, बाय डिफॉल्ट बोलेंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इसी एग्जांपल में नोट में, एनसीईआरटी से लिया गया है ये चीजें। दिस रिएक्शन सीम्स टू बी 10th ऑर्डर बट एक्चुअली इट इज 2nd ऑर्डर। इसका जब मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो हर स्टेप्स में फिर पता चलता है कि वो 2nd ऑर्डर है। मतलब किसी भी रिएक्शन का अगर मॉलिक्युलरिटी 3 4 5 आ रहा है, 4 5 6 आ रहा है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स है फॉर श्योर। और उस केस में उसकी मॉलिक्युलरिटी आप, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप बता ही नहीं सकते, इसके मैकेनिज्म के हर स्टेप्स का मैकेनिज्म मॉलिक्युलरिटी आप बता सकते हो। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कल ही लिखाना था लेकिन अभी फिर से बोल देता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो वहां रिएक्टेंट है बट ऑर्डर जो आ रहा है जीरो आ रहा है। अब यहां तो कंफर्म है ना बच्चे कि ऑर्डर कोफिशिएंट से मैच नहीं किया। कल ये लाइन लिखा ही नहीं था लेकिन अभी बता रहा हूं, क्या ऑर्डर कोफिशिएंट से मैच किया? मैंने कल क्या बोला था, अगर ऑर्डर कोफिशिएंट से मैच कर जाए तो गिवन रिएक्शन में बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। कल ये लाइन लिखा था, तीनों लाइन फिर से रिपीट करा रहा हूं। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोफिशिएंट मस्ट बी ऑर्डर। अगर एलिमेंट्री दे दिया है तो कोफिशिएंट मस्ट बी ऑर्डर। रिएक्शन के बारे में मेंशन है कॉम्प्लेक्स है तो कोफिशिएंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू ऑर्डर। यस और नो? रिएक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, डिफरेंशियल रेट लॉ निकल के आ गया, एक रिएक्शन है और उसका डिफरेंशियल रेट लॉ भी है, और वहां दिख रहा है कि कोफिशिएंट ऑर्डर मैच कर रहा है, तो उस रिएक्शन के बारे में क्या कमेंट करेंगे? याद करो कल ऐसा क्वेश्चन दिया था, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ मेंशन नॉट गिवन, नॉट। लेकिन इसका रेट क्या दिया है, के ए का पावर 2 एंड बी का पावर 1, ऐसा दे दिया डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ गिवन है। अब इसको मैच किया तो क्या दिख रहा है, मैच कर गया, गिवन रिएक्शन का कोफिशिएंट और ऑर्डर मैच कर गया, तो क्या हम कंफर्म बोले ये गिवन रिएक्शन एलिमेंट्री है? क्या बोलना पड़ेगा, मे बी कॉम्प्लेक्स मे बी एलिमेंट्री। अब देख यहाँ पे एक रिएक्शन ऐसा है और इसका रेट लॉ दिया हुआ है ए का पावर 0, यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है, कोफिशिएंट 1 है और ऑर्डर 0 है। जब कोफिशिएंट ऑर्डर से मैच ना करे द गिवन रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। ये लाइन कर लिखाना था, मैंने लिखा है नहीं। जब डिफरेंशियल रेट लॉ में जो पावर है वो कोफिशिएंट से मैच नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। इफ द पावर इन डिफरेंशियल रेट लॉ is not equal to coefficients, the given reaction must be। और बताओ जीरो ऑर्डर मतलब पावर 0, और कोई रिएक्शन है तो कोफिशिएंट तो होगा ही। क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोफिशिएंट नहीं होता? रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ बैलेंसिंग कोफिशिएंट कम से कम 1 तो होती है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है दैट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री।
जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कोफिशिएंट अगर पावर से मैच ना करे तो गिवन रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, मस्ट बोल रहा हूं। डिफरेंशियल रेट लॉ में जो पावर है वो अगर कोफिशिएंट से मैच नहीं कर रहा है तो गिवन रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। एंड इसके बाद क्या कंक्लूजन निकला? जीरो ऑर्डर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, जीरो ऑर्डर नेवर एलिमेंट्री, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर एलिमेंट्री, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर एलिमेंट्री। याद रहेगा क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर के केस में डिफरेंशियल रेट लॉ में पावर जीरो आएगा और कोई भी रिएक्शन हो उसका कोफिशिएंट तो होगा ही, तो कोफिशिएंट और ऑर्डर मैच नहीं किया तो गिवन रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, गिवन रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्युलरिटी। यहां से देख के डिफरेंस जरूर लिखो। हाँ, आपस में ही हो जाएगा, ए और ए आपस में कोलाइड कर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया तू जो बोल रहा है। मतलब कोलिजन कम से कम दो मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए, ऐसा वाली बात है। अगर वो दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है ना, और उसकी बैलेंसिंग में देखो कोफिशिएंट 1 है तो 1 बोलेंगे। मतलब इसमें उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एलिमेंट्री है और कोफिशिएंट 1 है तो 1 बोलो मॉलिक्युलरिटी। कंफ्यूज होने का जरूरत, एलिमेंट्री है और कोफिशिएंट क्या है? 1 है तो 1 बोलेंगे, और एलिमेंट्री होने के बाद भी कोफिशिएंट अगर 2 है तो 2 बोलेंगे। ठीक है, मतलब देखो थोड़ा सा कंसेप्ट इस लेवल पे कि ट्रांजिशन स्टेट में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं उसके हिसाब से भी मॉलिक्युलरिटी डिसाइड होती है। समझ में आ रहा है ना? अब ट्रांजिशन स्टेट में दो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है और दोनों के बेसिस पे मॉलिक्युलरिटी 2 भी आ सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्युलरिटी 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ऐसी वाली बात। थोड़ा सा उसके इनडेप्थ जो ट्रांजिशन स्टेट का कंसेप्ट है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। खैर, नेक्स्ट लिखो, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल रेट लॉ। इसमें और एनसीईआरटी के कुछ अच्छे लाइन है, बताओ एनसीईआरटी का क्या लाइन है? किसी के पास है एनसीईआरटी? एनीवन? देखो मॉलिक्युलरिटी में एनसीईआरटी का 4 लाइन यहाँ पे लिखा है, पहला पढ़ देता हूं। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, it can be zero, negative, positive, fractional, but molecularity cannot be zero or non-integer, it is positive integer। ये बात हमने बता दिया, एनसीईआरटी का लाइन है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर बताते हैं और एलिमेंट्री रिएक्शन का भी ऑर्डर बताते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, अरे यस नो, क्योंकि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी। बट यहाँ क्या लिख रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइंड है, सॉरी मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम मॉलिक्युलरिटी नहीं बताते। ये डिफरेंस आ गया, एनसीईआरटी का लाइन है। बोलो, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें एक्चुअली वो लाइन कंप्लीट नहीं है, लेकिन यही लाइन रटना पड़े तो रट के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ये है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order is given by slowest step and the molecularity of slowest step is same as the order of overall reaction। लिख लो, ये लाइन लिख लो, ये एज इट इज याद करके जाना पड़ेगा अगर आगे एग्जाम में। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप and molecularity of slowest step is same as the order of overall reaction, and molecularity of slowest step is same as the order of overall reaction। ब्रैकेट में लिखना RDS must not have any intermediate। उस ये मिसिंग है, एनसीईआरटी में लाइन नहीं लिखा है, RDS must not have any, तब ये लाइन वैलिड है। एनसीईआरटी ने आधे लाइन लिखे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, RDS भी लिख सकते हो,
and the molecularity of RDS is same as the overall order of the complex reaction. फिर से रिपीट करूं, अगर ये स्टेटमेंट आ गया कि molecularity of RDS can be equal to overall order of the complex reaction, बोलना ट्रू है, यही लाइन है एनसीईआरटी का. मॉलिकुलरिटी ऑफ आरडीएस, आरडीएस देखो हर स्टेप्स का तो मॉलिकुलरिटी डिफाइंड होगा ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप्स जितने उसके मॉलिकुलरिटी डिफाइंड होगी. उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स हैं उसमें आरडीएस की जो मॉलिकुलरिटी है और उस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर है दोनों मैच कर जाता है. लेकिन ये तब मैच करता है जब आरडीएस इंटरमीडिएट फ्री हो. ये लाइन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है. आरडीएस का इंटरमीडिएट फ्री होना क्यों जरूरी है, ये चलो आप पे छोड़ता हूं कि आप एनालाइज करो. ये आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको एनालाइज करो. नाउ नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रल रेट लॉ. इंटीग्रल रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ. ध्यान रखना हमने टॉपिक शुरू किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या टॉपिक शुरू किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला फैक्टर क्या था बच्चे, एक्टिव मास. एक्टिव मास का ही कंटिन्यूएशन है डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रल रेट लॉ. अभी तक देखो कहीं भी फैक्टर में टेम्परेचर वर्ड आया है नहीं, हर बार हम देख रहे हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं. सत्यम प्लीज, है ना. इंटीग्रल रेट लॉ डिफरेंशियल रेट लॉ से ही आता है. इंटीग्रल रेट लॉ इज द एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ बोल सकते हो. बस डिफरेंशियल रेट लॉ को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना. ओके. नाउ सबसे पहले मैं बताता हूं nth ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ. सबसे पहले यही करते हैं. मान लेते हैं एक लैब में ए से बी बन रहा है और ऑर्डर nth ऑर्डर है. ये कैसा रिएक्शन है, nth ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट k है. t इक्वल टू 0 पे कंटेनर में पहले सिर्फ क्या है बच्चे, a है. थोड़े समय के बाद 10 मिनट के बाद a और b दोनों हैं, ऐसी वाली बात है. और रिएक्शन कैसे हो रहा है, a टू b. कोफिशिएंट हमने 1 1 ही माना है, 2 3 4 ऐसा नहीं माना है, चलेगा. अब पहले a है, मान लेते हैं ये इनिशियली c0 था, ये 0 है. किसी टाइम t पे, ये t1 टाइम है बच्चे और ये t2 टाइम है. t1 इज 0 टाइम एंड t2 इज t टाइम. इसके जगह पे हम c0 माइनस x लिख सकते हैं और इसको x लिख सकते हैं. अच्छी बात है, देखो कोफिशिएंट 1 1 रखा है तो अब हेल्प हो रहा होगा. 1 से 1 बनता है तो x से x बनेगा, इजी है. कोफिशिएंट अगर 2 1 रखता तो अगर इसके 2 से 1 बन रहा है तो इसके x से x/2 बनता, वो वाला. तो ऐसा कोफिशिएंट रखा नहीं है, आपके लिए आसान हो गया. इसी को लिखने का तरीका क्या है पता है, c0 माइनस c0 अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसको c0 अल्फा बोल सकते हैं. रीजन क्या है, देखो हम अल्फा बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड बाय इनिशियल. c0 एक्चुअल में अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ, देखो पहले c0 है फिर x से कम हो चुका है तो नंबर ऑफ मोल या मोलैरिटी ऑफ a डिक्रीज्ड बाय इनिशियल मोलैरिटी ऑफ a इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो यहां से x का वैल्यू क्या मिलने वाला है बताओ, c0 अल्फा. तो कुछ नहीं, मैंने x के जगह पे क्या रख दिया, और यहाँ अल्फा क्या है बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में और अच्छे से पढ़ते हैं. इसी को मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा सॉल्व करके, है ना, मान लेते हैं Ct आ गया होगा ना. जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 10 है बच्चे और ये मान लेते हैं 7 है, ये 3 है. ये 7 कैसे आया, 10 माइनस 3 लिखा होगा ना मैंने, और इसके वजह से 3 लिखा, तो कितना हो गया, 10 माइनस 3 कितना हो गया, है ना, 7 हो गया कि नहीं. तो मैं वही बोल रहा हूं, ये सॉल्व करके मैंने 10 माइनस 3 को कितना लिख दिया, 7. चलेगा, या तो कोई डाउट है. नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या, के ए का पावर, इतना तो सिखाया बच्चे. अगर nth ऑर्डर है, रिएक्टेंट ए है, तो डिफरेंशियल रेट लॉ में k इक्वल टू क्या लिख देंगे,
रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एन। और मैं बताऊं यहां पे रेट की जगह पे लिखेंगे आरओडी ऑफ ए बाय 1, क्योंकि आप रेट एक्सप्रेशन याद करो शुरू वाला क्लास लेक्चर 2, रेट इज इक्वल टू आरओडी बाय कोफिशिएंट या आरओ ए बाय कोफिशिएंट होता है, याद आया शुरू रेट एक्सप्रेशन वाला क्लास। आरओडी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आरओडी या रेट ऑफ रिएक्शन इज मिनिमम ऑफ आरओडी एंड आरओए, ये भी क्लास में लिखा है। तो कुछ नहीं, जहां पे रेट है उसके जगह पे आरओडी ऑफ ए बाई 1 रख सकते हैं, क्योंकि ए का कोफिशिएंट क्या है 1 है। पता है ए का कोफिशिएंट 5 होता तो वहां 5 रखना पड़ता, तो इसीलिए थोड़ा चीजें बदल जाती है एक्सप्रेशन। अच्छा आरओडी इंस्टेंटेनियस क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ डी ए बाई, चूंकि रिएक्टेंट है ना वो, तो आरओडी इंस्टेंटेनियस माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया के ए टू द पावर एन। अब क्या लिख दें हम लोग, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, माइनस 1 तो नीचे आ जाएगा ना पूरा, 1 का कोई मतलब है क्या, दिस डिवाइड बाई 1 इक्वल टू दिस, कितना लिख दें के ए का पावर एन। अब देखो dt उधर ले जाओ, माइनस भी उधर ले जाओ, इधर सिर्फ a का पावर n नीचे रख दो, a का पावर n यहां रख दिया चलेगा, और इधर क्या रख दे माइनस के dt। मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं समझ गया, dt उधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आया और माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, क्या मिलेगा अगर प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करें, तो डी ऑफ ए का पावर n माइनस ऑफ के कांस्टेंट है, इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये के तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। लेकिन आपको पता है जब टाइम t1 है दैट इज 0 और टाइम जब t2 है, t1 टाइम पे a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C नॉट, एंड t2 टाइम पे a सॉल्व करके कितना है, रिमेनिंग a कितना है देखो ना, t1 टाइम पे a है C नॉट और t2 टाइम पे a का वैल्यू सॉल्व करके कितना आया है ct, तो यहाँ पे वैल्यू कितना रखना पड़ेगा ct, इतना इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहो तो क्या हो जाएगा बताओ, a का पावर माइनस n है ना, dA है ना, C नॉट से ct, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन तो t होगा बच्चे, t1 0 t2 t, ऐसा ही रखेंगे ना लिमिट, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और इसको इंटीग्रेट करके कितना लिख दें माइनस n बाहर आ जाएगा, ये डिवाइड होगा क्या होगा, आता है इंटीग्रेशन करने, डिवाइड होता है माइनस, a का पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई यही ना C नॉट ct, ये सॉल्व करके कितना माइनस के t माइनस 0 ना, t1 माइनस t2, t1 t एंड t1 t2 t है और t1 0 है, यहां तक समझ में आ रहा है। nth ऑर्डर ही शुरू में बता दे रहा हूं, यहां पे फिर लिमिट पुट करो, क्या मिलेगा लिमिट पुट करके, a के जगह पे कितना ct 1 माइनस n लिखूं, माइनस सी नॉट 1 माइनस n, और नीचे कितना रहेगा 1 माइनस n, ct पुट करो सी नॉट पुट करो, लिमिट आता है पुट करने के लिए इंटीग्रल में, इज इक्वल टू क्या मिला माइनस के टी, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सी नॉट 1 माइनस एन, सी टी 1 माइनस एन, 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी। ये है इंटीग्रल ऑर्डर रिएक्शन या nth ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ। वो क्या है nth ऑर्डर, देखो इतना डिराइव करने के बाद अब मैं तुम्हें इंटीग्रल रेट लॉ होता क्या है वो बताता हूं। इंटीग्रल रेट लॉ किसी भी काइनेटिक्स का, चाहे जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, किसी भी काइनेटिक्स का इंटीग्रल रेट लॉ
का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी एंड टाइम, इन सब में एक रिलेशन। किसी भी रिएक्शन का अगर इंटीग्रल रेट लॉ पता होगा तो आप ये बता सकते हो कि इनिशियली अगर 10 से स्टार्ट कर रहे हो तो 10 मिनट के बाद कितना बचेगा। यहां रेट नहीं बताना है, यहां बताना है कि 10 से स्टार्ट किया, मान लो 10 से स्टार्ट किया कोई रिएक्शन, तो 10 मिनट के बाद क्या होगा, 20 मिनट के बाद क्या होगा, या कितने टाइम के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाएगा, या कितने टाइम के बाद 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 10 से स्टार्ट किया, कितने टाइम के बाद 5 बचेगा, दैट इज टी हाफ, हाफ लाइफ। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, लाइफ टाइम मतलब कितने टाइम में खत्म हो गया, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इंटीग्रल रेट लॉ, अभी एक आइडिया लेके जाओ, डिफरेंशियल रेट लॉ सिर्फ क्या था, ये था कि रेट इज इक्वल टू, डिफरेंशियल रेट लॉ का एक ही स्टेटमेंट था, शुरू में पढ़ा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू द पावर आर्बिट्ररी नंबर x and y which is totally experimentally determined quantity। ये इंटीग्रल रेट लॉ है। कोई बोले डिफरेंशियल, सॉरी ये डिफरेंशियल रेट लॉ है, कोई बोले इंटीग्रल रेट लॉ क्या है। तो इंटीग्रल रेट लॉ गिव्स ए इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन between initial concentration of reactant, concentration of reactant left after some time t and the time। देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखा जाए तो ये वैरी करेगा तो ये वैरी करेगा, क्योंकि इनिशियली तो तुमने जो लिया है वो फिक्स ही है। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट कैसे वैरी हो रहा है, कितना बच रहा है, कितना कंज्यूम हो जा रहा है, दैट इज गिवन बाय इंटीग्रल रेट। समझे, इंटीग्रल रेट लॉ मैथमेटिकल इक्वेशन बताता है किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एंड द टाइम। क्लियर है। अभी यहां पे बहुत सारे डेफिनेशंस है, टी 90% का क्या मतलब है, टी 50% का क्या मतलब है, टी 100% का क्या मतलब है। क्लियर है, तो वो सब सीखना है। फिर पता चला अभी nth ऑर्डर का इतना बात किया, फिर पता चलेगा हमें जीरो ऑर्डर के लिए बात करनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन जीरो एंड फर्स्ट एंड सेकंड का भी इंटीग्रल रेट लॉ देखेंगे। अच्छी बात क्या है बच्चे, यहाँ पे n का वैल्यू तुम 2 रख दो, सेकंड ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगा। n का वैल्यू 0 रख दो, जीरो ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगा। इसी इक्वेशन में n का वैल्यू 3 रख दो, थर्ड ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ आ जाएगा। बस यहाँ पे n का वैल्यू 1 मत रखना है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल फिर से एक बार डिफाइन निकालेंगे। पता है ये n का वैल्यू 0, 2, 3 इवन माइनस हाफ या हाफ कुछ भी रख सकते हो, बस n का वैल्यू तुम 1 मत रखना, क्योंकि उसके लिए ये इंटीग्रल रेट लॉ डिफाइन नहीं होगा, 0 by 0 आ जाएगा। ऐसे 1 - 1 0 हो गया, नीचे समथिंग बाय 0 तो अनडिफाइंड हो गया ना। सो दिस इंटीग्रल रेट लॉ इज वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर रिएक्शन एक्सेप्ट। तो कितना बड़ा काम हो गया देखो, अगर ये रट लिया तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर, सेकंड और थर्ड सब इक्वेशन लिख दोगे फटाफट। समझ में आ रहा है, स्टार्ट ही nth ऑर्डर से किया है, लर्न करने का कोशिश करो, ठीक है। ओके देखिए, जो इंटीग्रल रेट लॉ आपने nth ऑर्डर के लिए बनाया है, मैं चाहता था आप उसमें जीरो ऑर्डर के लिए भी इक्वेशन लिखो, n का वैल्यू 0 पुट करके, बस खाली अभी इक्वेशन लिख के रखो, उसका वेरिएशन अभी नहीं करने, ठीक है। n का वैल्यू अगर 0 रख दिया तो क्या मिलेगा, C0 1 - 0 CT 1 - 0, ये लाइट ऑन करो जी। 1 - 0 इज इक्वल टू माइनस KT या प्लस KT, प्लस KT ना। तो थोड़ा सा सॉल्व कर ले, कितना मिल जाएगा, C0 - CT इक्वल टू KT। चलो इसी को याद रखो, ऑल्दो मैं बोलता हूं ये याद रखने के लिए, CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0, मैंने बोला ये याद रखने के लिए।
अगर इन दोनों में कोई भी याद हो गया तो न्यूमेरिकल्स तो बन जाएंगे। अगर जीरो ऑर्डर इंटीग्रल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आया, तो इससे बन जाएगा। सीटी मैं अलग से जीरो ऑर्डर के लिए सब पॉइंट लिखाऊंगा, अभी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। एन का वैल्यू 2 रख दो, क्या मिल जाएगा? सी नॉट 1 माइनस 2, सी टी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 के टी। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, ये -1 उधर गया ना, तो 1 बाई सी नॉट माइनस 1 बाई सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी। इसको उधर और इसको इधर भेज दें, लेकिन पहले लिखे 1 बाई सी टी, तो शायद मिलेगा के टी प्लस 1 बाई सी नॉट। दिस इज सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ। ये क्या है? जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ, जीरो ऑर्डर, एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ। एन का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे, डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हो कोई? 1 बाई सी टी स्क्वायर, पहले सी टी ले लें, फिर इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई सी नॉट स्क्वायर। क्या ऐसा है क्या? देखो तो, किसी ने बनाया है? हाँ, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। देखो मैंने लिख दिया 1 बाई सी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी, है ना। हालांकि थर्ड ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख के रख लें 1 बाई सी टी का स्क्वायर 2 के टी प्लस 1 बाई सी नॉट का स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर। नाउ यहां तक ओके है? अभी यहीं पे मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसको टी 1/2 या फिर टी 50% पढ़ते हैं। हाफ लाइफ का रिप्रेजेंटेशन टी 1/2 या टी 50% है। लिखो टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ का डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन फॉर 50% completion of reaction. Time taken for 50% completion of reaction. Time taken for 50% completion of reaction. एग्जाम्पल देता हूं, देखो मान लो A से B जा रहा है, T इक्वल टू 0 पे अगर ये 10 है, इधर इधर ध्यान देना, 5 मिनट के बाद अगर ये 5 हो गया, 5 बचा है, तो यही 5 मिनट टी हाफ है। मतलब टी हाफ कोई एक टाइम ही है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, डिपेंड्स। टी हाफ कोई टाइम है, बस उसका उस टाइम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो टी हाफ लिखते हैं। 5 मिनट इज टी हाफ। देखो ना, पहले 10 से शुरू किया, अभी कितना बचा है? 5। 50% कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड टी हाफ। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल 1। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लेते हैं अमोनिया है, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है बच्चे, ऐसा है टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं ये 1 से शुरू किया, अमोनिया 1 है, और 20 मिनट के बाद ये 0.5 बचा है। तुमने शुरू किया 1 मोलर अमोनिया से, और 20 मिनट, ये डेटा दिया हुआ है, मैंने डेटा दे रखा है तुम्हें। ऐसा दे के अगर पूछो कि बताओ टी हाफ ऑफ अमोनिया क्या है, टी हाफ ऑफ अमोनिया क्या है इस क्वेश्चन में, यही तुम्हारा क्या है बच्चे? टी हाफ। क्योंकि दिख रहा है जितना लिया था उससे हाफ हो गया 20 मिनट में। सो व्हाट इज टी हाफ एक्चुअली? टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बोलो। अब तीसरा एग्जांपल देखो, टी हाफ को फिल करना है। सपोज N2O5 gives twice of NO2 plus half O2। T इक्वल टू 0 पे अगर मान लेते हैं ये 5 मोलर है
और मैं बोलता हूं कि 16 मिनट इज इक्वल टू टी हाफ। अभी देखो मैंने बोल दिया कि 16 मिनट टी हाफ है, तो बता सकते हो N25 कितना बचेगा। पहले ऐसा था बच्चे, 5 से 2.5 16 मिनट यहाँ दिया होता, फिर बोलते थे 16 मिनट टी हाफ है। अभी उल्टा है, पहले 5 है और 16 मिनट टी हाफ है, तो 16 मिनट के बाद कितना बचेगा। आ रहा है समझ में। मतलब फर्स्ट टी हाफ के बाद जो भी इनिशियली लिया है उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना। अब सीख जाओ प्लीज। ए से बी है, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट है। मुझे बताओ टी हाफ, वैल्यू भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन टी हाफ के बाद कितना बचेगा ये। अब समझे, ए 50% कंप्लीट हो गया, दैट इज टी हाफ, तो कितना बचेगा सी नॉट बाई 2। ये सीख रहे हो, कहीं ना कहीं यही सीटी है क्या, जो बच रहा है वही तो सीटी है, जो बच रहा है वो सीटी है, ये सी नॉट है इनिशियल, एंड जो बचा वो है सीटी। बोलो यहां तक समझ में आया। चारों एग्जाम्पल से टी हाफ को सीख जाओ अभी। और एक दो एग्जाम्पल चाहिए टी हाफ को समझने के लिए, नहीं पक्का। तो अब बात करते हैं nth ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ क्या था, है ना, टी हाफ फॉर nth ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ। देखो अभी टी हाफ का डेफिनेशन था, उधर 4-5 एग्जाम्पल थे। अब मैं बोल रहा हूं टी हाफ या टी 50% फॉर nth ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ। मुझे बताओ ए से बी जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट है, किसी टाइम, ये T1 टाइम लिया था बच्चे, और T2 टाइम हमने T माना था, इसको कितना लिखा था सी नॉट माइनस एक्स, इसी को कितना लिखा था सी नॉट माइनस सी नॉट अल्फा, इसी को कितना लिखा था सी टी लिखा था। और इस पूरे के लिए हमने इंटीग्रल रेट लॉ क्या लिखा था, nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रल रेट लॉ क्या था, सी नॉट 1 माइनस एन सी टी 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी लिखा था। मुझे बताओ सी नॉट से शुरू किया किसी समय पे सी नॉट माइनस एक्स से, अगर धीरे धीरे ये समय है ना मैं रख देता हूं टी हाफ, ये समय कितना रख देता हूं, समझ गए, तो ये घट के कितना हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन में अगर टाइम के जगह पे तुम टी हाफ रखते हो, इस इक्वेशन में टी के जगह पे टी हाफ रखते हो, तो सी टी के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, सी नॉट बाई 2। यही सीख रहे हो। इस इक्वेशन में टी इक्वल टू अगर हम टी 50% रख दें या टी हाफ रख दें, तो मुझे बताओ सी टी कितने रखना पड़ेगा, सी नॉट बाई 2। तो वैल्यू पुट करो, चलो सी नॉट 1 माइनस एन सी नॉट बाई 2 1 माइनस एन 1 माइनस एन इज इक्वल टू के, टी के जगह पे क्या रखना पड़ेगा टी 50%। ये तभी होगा बच्चे, इस इक्वेशन में जैसे टाइम 50% रखोगे टी 50%, ये टी 50% कोई टाइम होगा 16 मिनट 10 मिनट 8 मिनट जैसे लिखा है, जैसे ही टाइम यहाँ पे 5 मिनट रखे, मान लो पहला वाला एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल 10 से शुरू किया, मतलब ये 10 है, ये 10 है, और टाइम यहाँ पे 5 रख दिया, 5 मिनट पहला वाला एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे 10/2 मतलब 5 रखना पड़ेगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखो शुरू कितने से किया 1 से, मतलब सी नॉट कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे 1, और 20 मिनट के बाद अगर यहाँ 20 मिनट रख दिया तो सी टी कितना रखना पड़ेगा 0.5। अब समझे। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो 5 से शुरू किया, सी नॉट कितना है 5 है, जैसे तुमने यहाँ 16 मिनट रखा है, इसको कितना रखना पड़ेगा 5/2। तो अभी मैं टाइम को भी वेरिएबल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता, जनरल बात कर रहे हैं तो इनिशियल भी नहीं पता, लेकिन इनिशियल कितना लेके रखा है सी नॉट, तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ टी हाफ रखे तो सी टी कितना रखना पड़ेगा फोर्थ वाला। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां देखो सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन और यहां भी 1 माइनस एन कॉमन है,
इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो, into 1/2 1 minus n equal to k t 50%। दिखा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यहां से 10 स्टेटमेंट में लिखने वाला हूं अभी राइट नाउ, है ना। यहां से कॉमन क्या हो गया, c नॉट 1 माइनस एन, यहाँ 1 माइनस 1/2 1 माइनस एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी 50%। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये एक्सप्रेशन है nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर में टी हाफ का एक्सप्रेशन ये है nth ऑर्डर के लिए, ए गिव्स बी का nth ऑर्डर का टी हाफ का एक्सप्रेशन ये है। लेकिन हमें ये एक्सप्रेशन से उतना मतलब नहीं है, ये पूरा वैल्यूज कांस्टेंट है, तो टी हाफ ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा भी कांस्टेंट है, तो टी हाफ मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, nth ऑर्डर के लिए, सी नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू c naught to the power 1 minus n. This is for nth order. T half is proportional to c naught to the power 1 minus n. पता है यहाँ n का वैल्यू 0 रखोगे, जैसे ही मैंने बोल दिया टाइम टेकन फॉर 50% completion is directly proportional to initial concentration, then what is order? 0. टाइम टेकन फॉर 50% completion proportional to c naught 1 minus n है। अगर n का वैल्यू 0 हो गया तब क्या मिलेगा, अगर टाइम टेकन फॉर 50% completion is directly proportional to initial concentration of reactant, then what is the order? ये वैसा ही लाइन है जैसा इंटीग्रल में पढ़ा था कि रेट विल नॉट चेंज व्हेन इंक्रीज द कंसंट्रेशन, देन व्हाट इज ऑर्डर? कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज नहीं हो रहा तो ऑर्डर क्या है? सेम लाइन यहाँ पे इंटीग्रल रेट लॉ में है कि टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, देन व्हाट इज ऑर्डर? अच्छा, n का वैल्यू 1 रख के देखो, c नॉट t हाफ प्रोपोर्शनल टू c नॉट पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ एनी रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मीनिंग और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अभी इतना लिखो पहले। अगर ऐसा क्वेश्चन है, पहले तो 2 लाइन आप लिख लिया, इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अगर n का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो t 50% प्रोपोर्शनल टू c नॉट, फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर दिख ही रहा है। n का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो t 50% प्रोपोर्शनल टू c नॉट टू द पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इफ प्रोपोर्शनल टू c नॉट टू द पावर -3/2, फाइंड ऑर्डर। क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लास कंप्लीट कर देंगे। बोल रहा है टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज प्रोपोर्शनल टू c नॉट टू द पावर, क्या करना है, जो उधर एक्सप्रेशन है उससे कंपेयर करना है बच्चे। nth ऑर्डर के लिए क्या होता है, बड़ा सिंपल सवाल है, इसके लिए बताओ nth ऑर्डर के लिए t 50% क्या होता है, c नॉट 1 माइनस n। अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो आंसर आ जाएगा, तो -3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस n, n इक्वल टू 1 प्लस 3/2, कितना हो गया 5/2, ऑर्डर विल बी 2.5। आया समझ में? तो कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर कुछ 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो वहां से भी ऑर्डर निकल जाता है। जैसे आपको याद करो, कल एक क्वेश्चन कराया था, के का यूनिट दिया था और बोला था ऑर्डर बताओ, तो वहां पावर आता था 1 माइनस एन, वहां भी आता था शायद, यहां भी 1 माइनस एन आ रहा है। अरे ऐसा नो, एक और देखो इनडेप्थ कंसेप्ट, जो लोग एनालाइज कर सकते हैं उनके लिए, अगर मैं बोल पाता हूं कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, 0 ऑर्डर के लिए,
अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि T 70% इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट, तो भी वो जीरो ऑर्डर है। मतलब टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट, टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट ऑफ कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ C नॉट। मतलब सिर्फ 50% पे लिमिट मत करो अपने थिंकिंग को। टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C नॉट, जीरो ऑर्डर। 90% जीरो ऑर्डर। समझ में है? लिखते हैं 50% में, लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर देते तो बच्चे फिर ट्रैप हो जाते कि यार 50% में लाइन पता था मेरे को, पूछ दिया यहाँ 75% में। तो टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं लिखाया जाता जनरल थ्योरी में, एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहा हूं, याद कर ले। टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर। एनी परसेंट अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यहाँ 50 नहीं, यहाँ x% भी होता तो भी जीरो। यहाँ पे अगर मान लो 70, 80, 30, 40 कुछ भी होता इंडिपेंडेंट ऑफ C नॉट, तो भी फर्स्ट ऑर्डर बोलते। अब समझे? थैंक यू सो मच।